अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर एस्पिरेंट्स। कल नीट का एग्ज़ाम हो गया और नीट 2026 का एग्ज़ाम हो गया। और नीट 2026 के इस एग्ज़ाम में बहुत ही मज़ेदार पेपर आया था। हमने कल यानी नीट के ही पेपर के दिन इरादा किया था फ्यूचर एक्स श्रीनगर में कि वी विल डू अ लाइव सेशन ऑन एग्जैक्टली एट 5 PM। जो ही एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जो ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो वी विल डू ए पर्टिकुलर लाइव सेशन जिसमें हम पेपर को ऑन स्पॉट सॉल्व कर लेंगे। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी सारे टीचर्स, सारे फैकल्टी मेंबर्स आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली एट एन 11th आवर पता चला कि देयर इज़ अ टेक्निकल ग्लिच इन द यूट्यूब चैनल ऑफ द फ्यूचर एक्स श्रीनगर। तो उसकी वजह से 7 बजे तक तो लाइव हुआ नहीं, और 7 बजे जब लाइव हुआ भी तो फिर एक और टेक्निकल इशू आ गया कि जो क्वेश्चन है उनको डिस्प्ले नहीं किया जा पाया स्मार्ट बोर्ड पे। इसलिए मैं उसी वक्त इरादा किया कि मैं घर पहुंच जाऊंगा और घर पहुंच के मैं एक लाइव सेशन कर लूँगा और पूरे पेपर को सॉल्व कर लूँगा। बट आई रीच्ड होम बाई 10:15, 10 सवा 10 में घर पहुंच गया रात को। और उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा थकान भी थी, 2-2.5 घंटे लग गए थे गाड़ी में, तो उस वजह से नहीं कर पाए। तो इसलिए आज मुझे मौका मिला मैं इस पे लाइव सेशन कर लूँ। पेपर चूंकि बहुत आसान था, मज़ेदार था, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया, बोला कि सर ये बहुत लेंथी पेपर था। लेंथी तो था बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेंथी था, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम देना था क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस थे इन पर अगर थोड़ा सा आप सोचते तो ये बहुत ही ईजी था। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व कर लूँगा। जोलॉजी के मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चंस में जमा करके सॉल्व कर लूँ आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरी नज़र में गुजरा वो इट वाज मेरे पास जो सीरीज आई थी वो पेपर कोड 12 था, राइट। तो यहाँ मैं आपको बता दूं सबसे पहला क्वेश्चन जिस पर मेरी नज़र गई, इट वाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यानी आरएनए सिंथेसिस कहाँ होती है। ये 9th में भी हम पढ़ाते हैं, अगर हम 9th में भी बच्चे को पढ़ाएंगे उसको भी हम इतना तो फंक्शन बताते हैं, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, ये करता है फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो न्यूक्लियोलस इसका आंसर था। क्लियर। ये वो क्वेश्चंस थे जो जिनको मैं समझता हूं कि दे आर गिवन एज अ गिफ्ट। ये स्टूडेंट को एज अ गिफ्ट दिया जाता है कि ये लो, ये क्वेश्चंस कर लो, इन क्वेश्चन से थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा, आगे बढ़ो, और उसके बाद बाकी क्वेश्चंस आपके खुद ही सॉल्व हो जाएंगे ना। उसके बाद जो क्वेश्चन जिस पर मैं बात करना चाहूंगा ये सेल साइकिल से है, एंड सेल साइकिल भी जोलॉजी का है। मैंने सिर्फ जोलॉजी के क्वेश्चंस चूज किए हैं, बॉटनी पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि बॉटनी जो है वो बॉटनी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स पर अपलोड करते हैं। हालांकि बॉटनी के भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, मुझे भी वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए थे मुझसे, लेकिन मैं यहाँ चूंकि आपको जोलॉजी ही पढ़ाता हूँ इसलिए मैं जोलॉजी के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सो सेल साइकिल से जो क्वेश्चन आया था वो पेपर कोड 12 का 93 क्वेश्चन था एज पर आई नो। ये मैच था कॉलम करना, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, या लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें देखो क्या है मजेदार बात, आपको फेज ऑफ सेल साइकिल दिया हुआ है और एक्टिविटी क्या होती है ये आपको दिया हुआ है। 5 मिनट के लिए मान लेंगे कि आपने ये प्रॉपरली नहीं पढ़ा था, मैं मान लूंगा कि आपने ये नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ा हो, इतना तो पढ़ा होगा कि एस फेज में क्या होता है। एस फेज में होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ओके। सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स एंड द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, ये तो होता है एस फेज में ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर G1 में मान लेंगे, G1 एंड G2 के बीच में आपको कंफ्यूजन है कि कब क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी एस फेज का तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और एम फेज में तो एक्चुअल डिवीजन होता है, तो एम फेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा वो B3 और उसके बाद जो D है उसके साथ 1 आएगा। जरा यहाँ पे देख लेंगे B3 D1 कहाँ है। B3 D1 यहाँ है, यहाँ B3 नहीं है, B3 नहीं है, तो आपको पहली नजर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जरूरी नहीं है कि आपने सारे, या आपको कंफ्यूजन ना हो तब आप नहीं कर पाओगे। इफ यू आर श्योर अबाउट 1 और 2 आपको यहाँ से क्लू मिल जाएगा और आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये बहुत ईजी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिस पर मेरी नजर गई और जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के बीच में जो, या बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है, जो इनकरेक्ट नहीं है। लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्युबल, लिपिड एंड वाटर सॉल्युबल, ये तो बिल्कुल आपके हाथ में ये चीज है। आप जानते हो कि लिपिड्स आर लिपिड सॉल्युबल एंड दे कैन नॉट बी वाटर सॉल्युबल, वो तो वाटर हेटिंग होते हैं, मतलब नॉर्मल बात है। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, ये तो है ही। प्रोटीन का पहला स्टेज जो बनता है स्ट्रक्चरल स्टेज, प्राइमरी स्टेज, तो या प्राइमरी स्ट्रक्चर का स्टेज, उसमें तो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं।
उसके बाद पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, इसमें कोई शक नहीं। तो पहले मुझे बी सही आ रहा है और मुझे सी सही आ रहा है। नाउ एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स, जबकि हमें पता है हमारे पास दो तरह के बेसिस होते हैं, एक होते हैं प्यूरीन्स, मैं यहां थोड़ा सा साफ साफ लिखूंगा, एक होते हैं प्यूरीन्स एंड दूसरे होते हैं पायरिमिडीन्स, ठीक है ना। ओके, प्यूरीन्स कौन कौन होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड थायमीन, साइटोसिन एंड जो यूरेसिल भी है उसको भी इसमें पायरिमिडीन में लाते हैं। सो प्यूरिन डेरिवेटिव्स एडेनिन एंड ग्वानिन है। इसने क्या बोला? एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन्स, जो कि गलत है, राइट। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये भी सही है। तो बी, सी एंड ई सही है, बी, सी एंड ई ओनली, ये सही है। एनी कंफ्यूजन? ओके, ये वो क्वेश्चन है जिन पर मैं ज्यादा डिस्कस ही नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इजी हैं। Which of the following statements are not true regarding the restriction endonucleases? बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा कल से बहुत दावा कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन देखो मैंने कराया था इस और ये हूबहू यही आया, और ये देखो ये क्वेश्चन आया है और ये मैंने बराबर कराया है, और अपने वो लेक्चर वीडियोस जो हैं उनमें से शॉर्ट क्लिप्स निकाल के दिखाते हैं कि ये देखो मैंने हूबहू यही क्वेश्चन दिखा तो ये आ गया। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर रिपीटेड मोर ऑफन। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो अक्सर आया है और कल रिपीट हुआ है, और लकीली मैंने भी ये क्वेश्चन तो मतलब जिसको बोलेंगे ना प्रॉपरली दिखाया और लिखाया है ये क्वेश्चन मैंने अपने नीट बैच में कि ये क्वेश्चन जो है ये अक्सर आया है ये, लेकिन इसमें मेरी कोई ई सादत बुज़ुर्ग बाजू नहीं इस्तान बख्शद खुदाए बख्शन था, ये जो नॉर्मल चीज है कि ये कई बार रिपीट होगी इसलिए बाई चांस इस बार भी आ गई। तो ये जो पेपर ओवरऑल था इसमें क्वेश्चन जो थे वो एक्सपेक्टेड थे, ऐसा नहीं कि कोई चीज अनएक्सपेक्टेड थी, एवरीथिंग वाज एक्सपेक्टेड, और ये एक एक्सपेक्टेड ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन आए थे। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में जो ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना या नॉट ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना ये क्वाइट ऑफन ये रिपीट हो जाता है। सो आपको ढूंढना है जो सही नहीं है। दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सिजर, सही है। These are the enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophages in the E. coli. आपको पता है जब इनको डिस्कवर किया गया था तो डिस्कवर कैसे किया गया, ये पता चला कि बैक्टीरिया या पर्टिकुलरली ई कोलाई में एक टू स्टेप मैकेनिज्म होता है बैक्टीरियोफेज से बचने के लिए। पहले बैक्टीरियोफेज के डीएनए को कट किया जाएगा बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये इनके पास ही था, राइट। फिर हमने एक्सट्रैक्ट किया इनसे बैक्टीरिया से, तो ये बात गलत नहीं है। दूसरा उनके पास मिथाइलेस होता है जिससे वो अपने डीएनए को बचाते हैं, तो ये भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। दे काट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये गलत है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में काटते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस गलत है। देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सेंटर लगाया गया है यहाँ पे, क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही काटता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर में ये नहीं काटता। कहीं पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के एंड पे काटता है, कहीं पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच में काटता है। जो आपने देखा भी होगा, इको R1 को देखा होगा या HIND3 को देखा होगा, कोई बीच में काटता था, कोई जो जिसको बोलते हैं स्टिकी एंड्स बनाता था, दो अलग अलग साइड्स में काटता था, तो सेंटर यहां पे नहीं होना चाहिए, वरना ये ठीक था। सो ये गलत है, सी गलत है। दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स, अगर ये डीएनए फ्रैगमेंट्स के एंड से अपने न्यूक्लियोटाइड्स हटाएंगे तो इसका मतलब ये एक्सोन्यूक्लियस हो गए, एंडोन्यूक्लियस नहीं हो गए, तो ये भी गलत हो गया। नाउ दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंसेस, हाँ ये रिकॉग्नाइज करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, वहीं पर ये एक्ट करते हैं, तो ई सही है। तो गलत कौन कौन से हुआ? गलत हुआ सी एंड डी ओनली, सो सी एंड डी ओनली इज रॉन्ग, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ आपको मैच करना है कॉलम ए एंड कॉलम बी। ये है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन, और ये भी जूलॉजी का है। आप देख रहे हो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इनमें कौन कौन आता है? देखो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो क्रॉप्स भी हैं जिनको आप बोलेंगे, बीटी कॉटन भी है हमारे पास गोल्डन राइस है, हमारे पास फ्लेवर सवर टोमेटो है, हमारे बहुत सारे हैं। तो यहां पर कौन सा दिया हुआ है? यहां पर इसने दिया है बीटी कॉटन, यहां पर इसने दिया है बीटी कॉटन, तो ऑब्वियसली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में बीटी कॉटन आएगा, ओके। और इसका मतलब ये आ गया A2, राइट। और उसके बाद थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, आपको याद है जब हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किया था, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसा एंजाइम, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो हाई टेम्परेचर पे काम करे। हमें कोई नहीं मिला, हमें एक ही मिला जिसको हम बोलते हैं टैक पॉलीमरेज, जिसको हमने निकाला था थर्मस एक्वाटिकस से,
राइट। फिर टीआई प्लाज्मिड की अगर बात करेंगे, इट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये निकाला गया था एगरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन से। एंड PBr322 जो है इट इज कंपैटिबल फॉर द एस्केरिकिया कोलाई, यानी इसका मतलब बी का आएगा 3 और उसके अलावा सी इसका टीआई पॉलीमर इसका आएगा 1, सो A2B3C1, A2 ये B1 है, गलत है, ये A2B3C1 है, तो तीसरा इसका आंसर है। ये जिसका पेपर मेरे हाथ में उसने लकीली ये सही किया है। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो आपका डीएनए से जेनेटिक्स से आया है, और जेनेटिक्स में आपका जेनेटिक डिसऑर्डर से ये क्वेश्चन आया है डायरेक्टली। देखो होता क्या है, आप लोगों ने सिकल सेल एनीमिया को डिटेल में पढ़ा है, आपके एनसीईआरटी में भी बराबर उसका डायग्राम तक बनाया हुआ है, उस प्रोपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन का, बीटा हीमोग्लोबिन बीटा चेन का। ओके, आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका जो 6th अमीनो एसिड है वो होना चाहिए ग्लूटामेट, और रिप्लेस होता है वैलिन से, और अगर वैलिन से वो रिप्लेस हो गया 6th पोजीशन पे तो इसकी वजह से बीमारी होगी सिकल सेल एनीमिया। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ये आपके एनसीईआरटी से निकाला गया है क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी से निकला हुआ है। नाउ उसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स के बारे में क्या है, दे आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, यानी जब आप मीथेन को देखते हो, ओके मीथेन को देखते हो, मीथेन को देखते हो, मीथेन को देखते हो, मीथेन को देखते हो, और उसके बाद जब आपने इस मीथेन पे एक जगह आपने दिया NH2 एमाइन ग्रुप, एक तरफ आपने दिया COOH ग्रुप, और उसके बाद यहां पर हाइड्रोजन ही रखिए, यहां पर एक R ग्रुप दिया, तो इसी को रिप्लेस करो, इसी को सब्स्टिट्यूट करो, तो यहां से आपको मिल जाएगा, बन जाएगा एक अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द मीथेन, तो इसका मतलब ये सही है। ओके, आपको करेक्ट ढूंढना है, आप अक्सर गलत करते हो, आपको ढूंढना होता है करेक्ट, ढूंढ रहे हो इनकरेक्ट, ढूंढना होता है इनकरेक्ट, ढूंढते हो करेक्ट, ये कभी कभी ओवरसाइट हो जाता है। सीरीन इज एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, नहीं, सीरीन अमाइनो एसिड जो है वो सिंपल है। ओके, ये सीरीन का आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, बहुत सिंपल है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। वैलिन इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ये सही है, इसमें कोई शक नहीं है। लाइसिन इज नॉट एसिडिक, एसिडिक होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। ओके, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर हम लास्ट में 8 या सीधे सीधे एसिड लिख देते हैं, ग्लूटामिक एसिड है। ओके, सो इसी तरह से बहुत सारे हैं, तो ये लाइसिन तो नहीं है एसिडिक, तो A एंड C सही है, A एंड C ओनली, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है, मैं दोबारा ये नहीं करने वाला, ये एक बार किया है। ओके, Which of the statements are true with reference to the sex domination in honey bees? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मतलब ये तो है कि लेंथी अगर था आपको पढ़ने, आप कहाँ लेंथी बोलते हो, आप बोलते हो लेंथी जब आपको क्वेश्चन पढ़ने में 2 मिनट लग गए, आप बोलते हो लेंथी है। नहीं, लेंथी नहीं है, इसको थोड़ा पढ़ लो, एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा। देखो अगर हम देखेंगे ना, सेक्स डोमिनेशन इन हनी बी, इट इज हैप्लोडिप्लॉइडी, है ना, इट्स कॉल्ड एज हैप्लोडिप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी का मतलब आपने सुना होगा, जो फीमेल होती है, जो यहां पर मैं सिंबल ही यूज करूंगा, ज्यादा जगह कम है, तो जो फीमेल होती है, फीमेल यहां पर होती है डिप्लॉइड, फीमेल यहां पर होती है डिप्लॉइड, यानी इसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल में। और जो मेल होता है ये होता है बेचारा हैप्लॉइड, और ये हैप्लॉइड होता है, इसके पास सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो है 1, यानी इसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, डबल सेट नहीं। ओवरऑल जब देखेंगे कि फीमेल में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, या अगर 24 होंगे तो उसमें क्या होंगे, उसमें उसका हाफ होगा, 12 होगा। ओके, या इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल उसमें 13 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे तो उसमें उसका हाफ होगा। तो पेयर्स नहीं होते हैं, मेल में पेयर्स नहीं होते, फीमेल्स में पेयर्स होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मेल इज हैप्लॉइड एंड फीमेल इज डिप्लॉइड। और ये बात भी हमें पता है कि फीमेल बनता कैसे, मेल बनता कैसे। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एग है और ये दूसरा एग है, और एग जो है वो हैप्लॉइड होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। स्पर्म भी क्या होना चाहिए, हैप्लॉइड होना चाहिए। तो ये एग हैप्लॉइड है, ये एग हैप्लॉइड है, ये स्पर्म हैप्लॉइड है। होता क्या है, सम ऑफ द एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म्स, और यहां जो जाइगोट बन गया 1n + 1 and 2n, इसका मतलब डिप्लॉइड बन गया। और जो ही ये डिप्लॉइड बन गया, ये जाइगोट डिप्लॉइड बन गया, तो आप मान के चलिए ये फीमेल बनेगा। लेकिन दूसरा एग जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो गया, और जब विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो गया तो वो भी जाइगोट बनेगा। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स यूजुअली क्या होता है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता वो लॉस हो जाता है, लेकिन यहां लॉस नहीं होगा, ये भी जाइगोट बन गया, अनफर्टिलाइज्ड भी। ओके, और लेकिन ये आगे डेवलप हो जाएगा इनटू अ मेल, तो इसीलिए ये हैप्लॉइड रहता है, ये डिप्लॉइड रहता है। अब सुनो स्टेटमेंट्स क्या है, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्मड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप्स इनटू फीमेल, वो तो कोई शक नहीं, ये तो सही है। एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस, इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, और प्रोसेस भी सही है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। मेल हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन ऑफ ए फीमेल, ये भी मैंने पहले ही बोल दिया।
एंड मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय मियोसिस। बेटा अगर ये ऑलरेडी हैप्लॉइड है और अगर इसने गैमीट बनाने के लिए, स्पर्म बनाने के लिए क्या किया, यानी अगर फॉर एग्जांपल मेल ऑलरेडी हैप्लॉइड है और अगर इसने स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस किया, इसका जो स्पर्म बनेगा वो 1/2n बनेगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इसको डेफिनेटली माइटोसिस ही करना पड़ेगा, तो मियोसिस नहीं कर सकता। नाउ हनी बीज के इस सेक्स टर्मिनेशन को हैप्लोडिप्लॉइड ही कहते हैं, ये भी सही है। ए बी सी एंड ई आर करेक्ट, ए बी सी एंड ई आर करेक्ट, राइट। ओके आगे बढ़े, बहुत मजा है इन क्वेश्चंस में, क्या मजा है। ओके ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ओके और हाँ यस, देयर इज अ क्वेश्चन 116। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है क्या है, पहले क्या होता है फिर क्या होता है। सबसे पहले आप डीएनए को आइसोलेट करोगे, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए एंड इट्स डाइजेशन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये तो पहला स्टेप है। ओ यस राइट, पहला स्टेप है। उसके बाद क्या करोगे, जब आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, फिर आप उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर रहे हो, ओके कट भी किया, अब क्या करोगे, सेपरेट करोगे बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सो दैट अलग अलग सेगमेंट्स बन जाए। सो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। अब ये अलग अलग हो गए तो क्या करोगे बेटा, एगरोस जेल लाएबल नहीं है, यानी इस पर आप ज्यादा देर तक रख नहीं सकते हो अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को, इसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफर असेंबली कहते हैं उसको, इसको आप नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करोगे, तो ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, नाइलॉन है या दूसरा कोई मेम्ब्रेन मैंने अभी बोल दिया, तो ये नाइट्रोसेलुलोज मैंने बोल दिया था। सो इट इज 3, सी का 3 आएगा। ओके उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप इनको करोगे हाइब्रिडाइजेशन विद द वीएनटीआर प्रोब्स, यानी आप इसको हाइब्रिडाइज करोगे लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब्स। जो वीएनटीआर प्रोब्स होते हैं वो यूजुअली जो होते हैं वो होते हैं जिनको आप फॉर एग्जांपल जो विजिबल आपके लिए होते हैं, राइट, यानी जिनको आप देख सकते हो। यूजुअली आप डीएनए फ्रेगमेंट को नहीं देख सकते हो, आप ये जो प्रोब होते हैं वो लेबल्ड होते हैं या रेडियो लेबल्ड होते हैं, डिफरेंट कलर्स देते हैं, तो उन कलर्स के आधार पे उनको देख सकते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन यूज द लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब्स, तो ये जो है ये 4th स्टेप बनेगा। सो अगर ए बनेगा पहले ए, और उसके बाद दूसरा स्टेप बनेगा ई, तीसरा स्टेप बनेगा आपका सी, एंड चौथा स्टेप बनेगा आपका बी। ओके ए ई सी बी, तो कहां है ए ई सी बी, ए ई सी बी डी, ए ई सी बी डी, क्योंकि लास्ट में डिटेक्शन तो लास्ट पे करोगे। सो ये आ गया आपका राइट आंसर। तो सीक्वेंस बताना है, ज्यादा कोई डीप क्वेश्चन नहीं है। मुझे कोई स्टूडेंट भेज रहा था एग्जाम से 5-6 दिन पहले एक ट्वीट का फोटोग्राफ जो एनटीए ने किया था, तो उस ट्वीट को देख के मुझे डर लगा था कि शायद इस बार ट्विस्टेड पेपर आएगा, मगर ट्विस्टेड नहीं था ये। ओके अब यहां पर देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अंधा भी जानता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में अगर कोई कुछ नहीं पड़ेगा, ये 3 चीजें तो पड़ेगा। डायग्राम में दिखाया हुआ है कि पहले क्या करोगे फिर क्या करोगे। ऑब्वियसली पहले तो डिनेचुरेशन ही करोगे, और उसके बाद आप इसमें आरएनए प्रोब्स जो है ऐड करोगे या आरएनए प्राइमर्स ऐड करोगे, तो उनको हम एनीलिंग बोलते हैं। एंड फिर आप चेन की एक्सटेंशन करोगे, तो एक्सटेंशन है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ओके कट टू कट क्वेश्चन है। Now, which of the following statements are correct with respect to DNA separation, isolation and visualization? ये तो वही है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पूछ रहा था ना, उसी को दोबारा पूछ रहा है। पता नहीं इस बार क्यों रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे, मैंने देखा एक क्वेश्चन 2 बार आए थे, राइट, यानी डिफरेंट टून से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार। इसमें आप क्या करोगे, पहले कटिंग द डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सिजर्स, पहले ये करोगे, या डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ आपको सीक्वेंस नहीं देना है, आपको बोलना है करेक्ट कौन कौन है। कटिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय मॉलिक्यूलर सिजर्स, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उन्हीं को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स, तो करेक्ट है बेचारा। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन एन एगरोस जेल, ये तो सही है। अपॉन द इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपने ये तो पढ़ा होगा कि डीएनए को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करते हैं, अगर प्रोटीन्स को अलग करना हो तो उसमें हम एक और चीज आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग भी करते हैं, तो खैर ये सही है। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सीन विदाउट स्टैनिंग अंडर द अल्ट्रावायलेट, विदाउट स्टैनिंग तो उनको यूज नहीं कर सकते। देखो आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में उनको देखना था, लेकिन उसके लिए भी आप इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते थे, तो विदाउट स्टैनिंग तो आप अल्ट्रावायलेट में नहीं देख सकते। और उसके बाद ये बोलता है इथिडियम ब्रोमाइड यूज करो, मगर फिर विजिबल लाइट में देखो, गधा है क्या, नहीं है ना। यानी ए एंड बी इज ओनली करेक्ट, ए एंड बी इज ओनली करेक्ट। आगे बढ़ो। ओके ओके yes, which of the following is an in situ conservation? ex situ यानी जहां आप आर्टिफिशियल एक वातावरण या एनवायरनमेंट बना लेते हो, इन situ जहां पर नॉर्मल एनवायरनमेंट में ये पल रहे हैं।
तो वाइल्ड लाइफ सफारी नहीं है, बॉटनिकल गार्डन्स नहीं है, सीड बैंक्स नहीं है, ओके, इनको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। तो सैक्रेड ग्रूव्स हैं जिनको प्रिजर्व किया जाता है एनिमल्स को अपने नॉर्मल हैबिटेट में, उनको कहीं पर मोबिलाइज वगैरह नहीं किया जाता। नाउ लैक ओपेरॉन की बात करेंगे बेटा। लैक जीन जो है ना, लैक जो सेगमेंट है उसमें 3 जीन्स होते हैं। लैक जी होता है, लैक वाई होता है और लैक ए होता है। या ये तो बेसिक बात है, ओके। और मैंने लकीली एक रिसेंटली एक बैच को ही पढ़ाया था, बड़े रिसेंटली, क्योंकि वहां मैंने ये लास्ट में पढ़ाया था ये वाला पोर्शन। लैक जी जो है इट इज फॉर द बीटा गैलेक्टोसिडेस, लैक वाई जो है इट इज फॉर द परमिएस एंड लैक ए इज फॉर द ट्रांस एसिटाइलेस। तो ऑब्वियसली लैक जी पूछ रहा है, ये तो बीटा गैलेक्टोसिडेस है। फिर अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन की, मैच कॉलम 1 एंड या लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, यहां भी कॉलम्स आपको मैच करने हैं। ट्रिप्सिन क्या है? ये एक एंजाइम है, इसमें कोई शक है? चलो आपने सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, ट्रिप्सिन तो पढ़ा है। उसके बाद आपने मॉर्फिन भी पढ़ा होगा। मॉर्फिन इज एन अल्कलॉइड ड्रग, राइट? मॉर्फिन इज एन अल्कलॉइड ड्रग, जिसके बारे में अभी हम बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, नशा मुक्त, ओके। तो ए का आ जाएगा 2 और उसके बाद बी का आ जाएगा 4। A2B4 है कहीं पर, A2 है, सॉरी मैं A2 कहां बोल रहा हूं, A3 है। A3 एंड B4, A3B4 यहां है, A3B2 नहीं, ये नहीं है, A2B4 है। और अगर आपको और चेक करना है कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, कोलेजन तो आपको पता है कि ये इंटरसेलुलर ग्राउंड मैट्रिक्स बनाता है इन केस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। तो इसका मतलब डी का 1 आएगा। तो यहां देखो डी का 1 है, बिल्कुल है, तो सी तो ऑब्वियसली फिर हो गया, राइट? यानी 3 आपको पता है तो चौथा तो आपको मिल ही जाएगा। ऐसा तुक्का मार सकते हो जिसमें आपको 3 तो पता हो। इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए एट BAMH1, यस, ये बहुत, ये ना मतलब PBR 322 से क्वेश्चन आता ही आता है। ये मैं अक्सर बोलता हूं अपने बच्चों को जब मैं ये बैच ले रहा होता हूं। आपके पास PBR 322 था, ओके। मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा वरना यहाँ इको R1 है, HIND है और बाकी है, ओके। सो और ये जो है ये यहाँ पर उसका सेगमेंट है, इट वाज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और ये वाला सेगमेंट जो है इट इज द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। फिर जो यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन था, वहां पर यहां एक सेगमेंट था, छोटा सा सेगमेंट, विच वाज एक्टिंग एज द रेस्ट्रिक्शन साइट, एंड इसी को बोलते हैं BAMH1, राइट? बैसिलस एमाइलोलिक से निकाला हुआ एक सेगमेंट, यानी उसके डीएनए से निकाला हुआ, दैट इज बैसिलस एमाइलोलिक से, दैट इज BAMH1, इसीलिए उसका नाम पड़ा, ओके। खैर ये कह रहा है कि मैंने BAMH1 को काटा और यहां अपना डीएनए इंसर्ट डाला। जब मैंने यहां पर डीएनए इंसर्ट डाला, फॉरेन डीएनए डाला BAMH1 पे, इसका मतलब कौन सा जीन मैंने डिस्टर्ब कर दिया? मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डिस्टर्ब कर दिया। अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डिस्टर्ब हो गया तो क्या टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस रहेगी? नहीं रहेगी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। ई कोले में दिया गया ऐसा डीएनए, ऐसा प्लाज्मिड जिसमें मैंने BAMH1 को काटा था और यहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, फॉरेन जीन दिया था, तो इसका मतलब ये इसका कौन सा वाला जीन डिस्टर्ब हो गया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन डिस्टर्ब हो गया, तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस नहीं रहेगी। खैर इन द लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ओके। सो यानी इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टुवर्ड्स जेंटामाइसिन, उसका तो सवाल ही नहीं। एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन नहीं, एम्पिसिलिन के साथ हमने छेड़ा नहीं, टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन ही रहेगा, ओके। ये मैंने यही कहा था कि 2-2 बार क्वेश्चन आए थे। जैसे अभी आपने सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन किया, यहां सिकल सेल एनीमिया का क्वेश्चन फिर आ गया। आपको मालूम है वो जो सीक्वेंस वहां पे आपके एनसीईआरटी में दी गई है, कई टीचर्स तो उस सीक्वेंस को नहीं बोलते हैं मगर बोलनी चाहिए होती है। तो सीक्वेंस ऑफ डीएनए GAG था और यहां पर इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री था सो वो था CTC, ओके। और ये जब अपना mRNA बनाता था तो mRNA इसको कॉपी करेगा कोडिंग स्ट्रैंड को, तो उसके बाद यहां पर जो फॉर एग्जांपल आपके पास mRNA में ये वाला कोडॉन बनेगा तो ये बनेगा GAG, ऑब्वियसली। तो GAG इज द एक्चुअल कोडॉन। लेकिन अगर इसकी म्यूटेशन हो गई तो A जो है वो T की जगह आएगा, T जो है वो A की जगह जाएगा, तो ये बन जाएगा GTG, राइट? ये बन जाता है GTG। यानी इसका मतलब जब ये अपना mRNA बनाएगा, mRNA इसी के हिसाब से बनेगा, यानी GAG नहीं बल्कि GUG बन जाएगा। नाउ GAG वाज कोडिंग फॉर ग्लूटामिक एसिड बट GUG इज कोडिंग फॉर वैलिन। तो इसका मतलब म्यूटेंट जो है, इस जिसका पेपर मेरे हाथ में उसने AUG लिखा है, AUG इज द स्टार्ट कोडॉन व्हिच कोड्स फॉर मिथ्योनिन। खैर सो GUG है जो म्यूटेंट कोडॉन है, इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। GUG इज द कल्प्रिट, ओके। ओके, गिफ्ट के बारे में क्वेश्चन आया था, GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, आप ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है।
ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर, फीमेल डोनर है जिसका ओवम आपने निकाल दिया, ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस ऑफ द इनफर्टाइल फीमेल, आपने फीमेल यूट्रस आपने फीमेल को दिया जो इनफर्टाइल है, उसको क्या दिया, दूसरी फीमेल का ओवम, सही है, प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम यह है ये बोल रहा है यूट्रस में ट्रांसफर करना है, जबकि इसका फुल फॉर्म ही है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, तो ये गलत है, बात सही है, बीच में गलत हो गया। इट्स द ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर, ये भी वही बात बोल रहा है, इन द फैलोपियन ट्यूब, अब ये बात सही बोल रहा है, बाय अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड, यानी उसमें रिप्रोडक्शन के बाकी सारी चीजें हो जाएंगी बट ओवम प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ओवम कहां से लाएंगे, डोनर से लाएंगे, वो हमने ट्रांसफर किया, कहां पे डाला, फैलोपियन ट्यूब में डाला, सो इट इज गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ये सही है। ओके, एंड अर्ली एम्ब्रियोज, अर्ली एम्ब्रियो तो है ही नहीं, हम तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, तो अर्ली एम्ब्रियो के दोनों, ये यहां देखो, यहां आप ना जिसको बोलते हैं अगर आप स्मार्ट खेलना चाहते हो तो आप यहां पर खुद पहले ही दो को आप एलिमिनेट करोगे, अगर ये गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर है, आप ट्रांसफर कर रहे हो गैमीट, तो अर्ली एम्ब्रियो का क्वेश्चन ही नहीं, अर्ली एम्ब्रियो के दोनों एलिमिनेट हो गए, रहे दो, अब इन दो में आप ढूंढो, अगर इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर है तो यूट्रस का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इवोल्यूशन से जो बहुत ही जबरदस्त और मजेदार क्वेश्चन आया है वो ये है, आपको सीक्वेंस बताना है। ओके, जो फॉर एग्जाम्पल पहला ह्यूमन बीइंग आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, देखो रामापाइथिकस और ड्रायोपाइथिकस पहले देखे गए थे, पहला जो केस देखा गया था वो ड्रायोपाइथिकस एंड रामापाइथिकस पाया गया था, ये आपकी एनसीईआरटी डायरेक्टली बोलती है। इसका मतलब अगर किसी भी ऑप्शन में रामापाइथिकस एंड ड्रायोपाइथिकस पहले नहीं रखा गया है, एंड ऊपर से होमिनिड्स, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस, इनको बोलते हैं होमिनिड्स, होमिनिड पहला है, सेकंड रामापाइथिकस, होमिनिड पहला है, सेकंड इज ड्रायोपाइथिकस, तो वो गलत है। देखो यहां पर रामापाइथिकस पहले नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, यहां रामापाइथिकस दूसरा है, पहले होमो आया था, होमो तो बाद में आए थे, होमिनिड्स बाद में आए थे, पहले रामा आया था, तो गलत है। तो नेंडरथैलेंसिस भी नहीं है, क्योंकि नेंडरथैलेंसिस मींस होमो सेपियंस नेंडरथैलेंसिस, वो भी होमो है, होमिनिड है, तो ये भी गलत है। तो इसमें एक ही बचा, रामापाइथिकस, देन होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो सेपियंस नेंडरथैलेंसिस, देन होमो सेपियंस सेपियंस। ओके, तो ये चीज है, हो गया ये क्वेश्चन। ओके, हाँ, यहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां आपको वीक्स, तो क्योंकि एनसीईआरटी ने यहां बहुत ही ट्रिक किया है, एनसीईआरटी ने आधी चीजें आपको मंथ्स में बोली हैं, आधी चीजें आपको वीक्स में बोली हैं, इसलिए कई टीचर्स आपको वीक्स में पढ़ाते हैं कि इतने वीक्स के बाद क्या होता है, इतने वीक्स के बाद क्या होता है, कई आपको इन मंथ्स बोलते हैं, इतने मंथ्स के बाद क्या होता है, इतने मंथ्स के बाद क्या होता है, मैं यूजुअली मंथ्स में बताता हूं, राइट, पर यहां पर वीक्स में आ गया। देखो क्या होता है, आपको मालूम है कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर फीटल मूवमेंट स्टार्ट एंड हियर्स अपीयर ऑन द हेड, फीटल मूवमेंट्स 5th मंथ के बाद स्टार्ट होते हैं। 5th मंथ का मतलब कितने वीक होते हैं, 5 4 are 20, इसका मतलब फीटल मूवमेंट्स 20 वीक्स के बाद A2 हो गया, समझ ना। उसके बाद फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स, 2 महीने के बाद लिम्स एंड डिजिट्स होते हैं, 2 महीने का मतलब 8 वीक्स, राइट, सो दैट इज B3, A2 B3 है कहीं पर, A2 B3। ओके, C का मतलब फॉर एग्जाम्पल फीटस डेवलप्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके, इट इज द पर्टिकुलर 4, यानी इसका मतलब 12 वीक्स के बाद तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनते हैं। फाइन हेयर्स कब डेवलप होते हैं, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली वीक्स में ही लिखा है, यानी फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है आईलिड्स सेपरेट, आई लैशेस डेवलप, फाइन हेयर्स डेवलप ओवर द बॉडी। ओके, ये तो डायरेक्टली लिखा है 24 वीक्स के बाद, क्योंकि ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली वीक्स में ही लिखा है। और दूसरा भी आपको वीक्स में लिखा पाया था, ओके, दैट इज की फॉर एग्जांपल ये लिम्स एंड डिजिट्स, ओके, सो ये 2 महीने के बाद बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ, ओके, ये मंथ में दिया है, ओके, तो इसका मतलब 4th इज द करेक्ट आंसर। होप यू गॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, हाँ, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एनिमल किंगडम को आप बहुत हल्के में लेते हो, एनिमल किंगडम से इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आप पहले ही सोचते हो कि एनिमल किंगडम से होगा नहीं, ये बाद में कर लेंगे, ये नहीं करेंगे, कुछ भी छोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने यानी ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स प्रोक्योर्ड सम फिश लाइक एनिमल पकड़ी गई है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है। तो आप सोचोगे या तो कार्टिलेजिनस फिश है या तो लैम्प्रीज वगैरह है, but ectoparasites, they are ectoparasites as they were found attached on the skin of the particularly skin of the fish, okay, so ये fish skin के ऊपर अटैच पाए गए तो ectoparasites थे, and they have the circular sucking mouth, circular suctorial mouth,
सर्कुलर माउथ कभी भी नथोस्टोमेटा में नहीं होता। नथोस्टोमेटा में फिशेज आती हैं, नथोस्टोमेटा में टेट्रापोडा आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब आते हैं किसमें? नथोस्टोमेटा। एग्नेथा ही एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें सर्कुलर माउथ हो सकता है, एंड उसमें लैम्प्रीज आते हैं, साइक्लोस्टोमेटा आते हैं। ओके, सो उसी लैम्प्रीज में 7 पेयर्स ऑफ गिल्स भी होते हैं, पियर्ड फिन्स एब्सेंट हैं, सैक्स स्केल्स एब्सेंट होती हैं। तो ये जो है ये सीधा सीधा पेट्रोमाइजन, ये लैम्प्रीज के बारे में क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। Spermatogonia undergo a series of cell divisions to produce the sperm. Select the correct statement. Spermatogonia undergo a series of cell divisions. Spermatogonia कौन थे पता है आपको? ओके, हमारे पास जो sperm mother cells थे, ओके, हमारे पास जो sperm mother cells थे, ओके, उनकी डिवीजन हो गई, माइटोटिक डिवीजन हो गई, माइटोटिक डिवीजन हो गई, और यहां स्पर्मेटोगोनिया बन गए, स्पर्मेटोगोनिया बन गए, टाइप ए, टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, खैर वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है। स्पर्मेटोगोनिया में उसके बाद ग्रोथ फेज हो जाएगी और एक बन जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हो जाएगी और ये बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बाद में उसमें मियोसिस 2 हो जाएगा एंड वो बन जाएगा स्पर्मेटिड। ये याद है? ओके, अब देखो, स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोसिस, गलत। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगा, माइटोटिकली डिवाइड नहीं करेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू देयर सेकंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकंड मियोटिक डिवीजन होता है, यहां तक सही है। प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ये बात सही है। स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू द मियोसिस, स्पर्मेटिड्स में मियोसिस होगा और वो स्पर्मेटोजोआ बनेगा, मियोसिस तो पहले ही हो चुका, तो ये गलत है। स्पर्मेटिड्स फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ बाय द स्पर्मियोजेनेसिस, यस इट इज राइट। सो सी एंड ई आर राइट, सी एंड ई जो है वो सही है, सी एंड ई आर ओनली करेक्ट। ओके ओके, यहां पर जो क्वेश्चन है, इट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद ओ ब्लड ग्रुप। हमारे पास 2 पेरेंट्स हैं, दोनों हिट्रोजाइगस हैं फॉर द ब्लड ग्रुप ए एंड बी। देखो, मदर के पास जो जीनोटाइप है वो IAIO है, फादर के पास जीनोटाइप है IBIO, यानी दोनों हिट्रोजाइगस है। वन इज हिट्रोजाइगस फॉर ए, अनदर इज हिट्रोजाइगस फॉर बी ब्लड ग्रुप। और ये जब गैमीट्स बनाएगा ये पेरेंट, तो इसके पास 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, IO एंड IA वाले। और ये पेरेंट जब गैमीट्स बनाएगा, इसमें 2 तरह के गैमीट्स आएंगे, IB वाला, IO वाला। अब इनको आपस में क्रॉस करो, अगर इस गैमीट ने इसको फर्टिलाइज किया तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर कॉम्बिनेशन बनेगा IAIB, ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? AB होगा। अगर इसको इसने फर्टिलाइज किया, ब्लड ग्रुप होगा IAIO, दैट मीन्स ब्लड ग्रुप A होगा। अगर इस वाले गैमीट को इसने फर्टिलाइज किया, IBIO होगा, यानी ब्लड ग्रुप B होगा। ओनली वन कंडीशन इज देयर, अगर IOIO कॉम्बिनेशन आएगा तो ब्लड ग्रुप होगा O, ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। तो इसका मतलब आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज हैविंग दिस, तो इसका मतलब ये जो है ये बेटा 25% चांसेस है। कितने? 25% चांसेस। ओके, उसके बाद रेनिन एंजियोटेंसिन के बारे में क्वेश्चन है, यानी सीधा सीधा क्वेश्चन आया है रास से, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम से, राइट। ओके, यहां पर आपको पहले देखना पहले क्या होगा। देखो, इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कैसे? खुद ही कैसे हो जाएगा? पहले तो ये नहीं होगा। फॉल इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जब बीपी डाउन हो जाएगा तो पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कम हो जाएगा, तो पहला होगा C फर्स्ट। सो पहले होगा C, पहले होगा C। तो 2 ऑप्शन है जिसमें पहले C आ रहा है, राइट। अभी देखो, उसके बाद सेकंड क्या होगा? उसके बाद तो रेनिन बनेगा, रेनिन बनेगा तो ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिनोजन को इनटू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन एंजियोटेंसिन सेकंड। ये तो दूसरा, ये कंफर्म दूसरा स्टेप है। सो दूसरा स्टेप E है, सो दूसरा स्टेप यहां E है, तो फोर्थ इज द करेक्ट। उसके बाद अगर हम क्रॉस चेक भी करेंगे, इसके बाद क्या होना है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा D। उसके बाद क्या होगा? यहां पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हो जाएगा एंड वाटर होगा, दैट इज द पर्टिकुलर B। एंड फाइनली यहां ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वापस राइज हो जाएगा, दैट इज A। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनना चाहिए, ज्यादा अपलोड करने में बहुत मुश्किल होता है। नाउ अगर हम यहां पर देखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज, अगर आपको कुछ नहीं पता, टाइडल वॉल्यूम तो पता है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। सो इसका मतलब हमारे पास D का 2 आएगा। D2 देखो कहां पर है? D2 है, D2 है। तो 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें D2 आ रहा है।
उसके बाद हमें पता करना है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बहुत होता है, ओके। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट वी कॉल एज 1100 to 1200 एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 2500 to 3000, राइट। इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम ये तो आ गया D3 D2, और उसके बाद अगर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1100 यानी 4, इसका मतलब B4, ओके, A4, यहां पर A4 है, A3 सॉरी, वेट यहां जंबल हो गया। तो सबसे पहले मैंने कहा टाइडल वॉल्यूम हमें पता है, इसका मतलब ये तो 500 ml होगा, इसका मतलब D2, राइट। मैं जंबल नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। फिर अगर हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1100, दैट इज A3, 1000 to 1100, सॉरी 1000 to 1100, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना ये बराबर एनसीईआरटी से निकाले गए। 1000 to 1100 इसका मतलब A3 आएगा, ओके। जरा मुझे बताओ यहां पर D2 A3 कहां पर है, D2 A3, ओके। एंड B4, B देखो, B जो है वो रिजर्व वॉल्यूम है, ये 4 आएगा 1100 to 1200, और मैंने कहा जो फॉर एग्जांपल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा होता है, दैट इज C1, ओके। सो C1, हाँ बिल्कुल 3 ही है, ओके। यानी अगर आपको 3 पता है, चौथा आपको खुद ही पता होगा, चौथा खुद ही निकल जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यहां पर ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ, ये मतलब कम से कम 5-6 बार तो रिपीट हुआ है, कम से कम मैं बोल रहा हूं, कम से कम, तो इट इज द अंडर स्टेटमेंट। और सेम डिट्टो यही क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इसको मतलब जिसको बोलेंगे ट्विस्ट करके दिखाया गया, बराबर यही क्वेश्चन है। मैंने कई बार ये लिखाया है, बोर्ड पे लिखाया है ये क्वेश्चन मैंने, इतनी बार ये रिपीट हुआ है। प्रोगेस्टेरोसर्ट क्या है? प्रोगेस्टेरोसर्ट इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, A3। देखो A3 कहां पर है, ओके, यहां और यहां, बाकी दो को छोड़ दो, रहने दो, इनके साथ हमें कोई लेना देना नहीं। मल्टीलोड 375, मल्टीलोड, ओके, इट इज पर्टिकुलरली व्हाट वी कॉल एज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, इट इज B4। तो B4 कहां पर है, B4 कहां पर है, ओके, B4 यहां पर है और यहां पर भी है, हाँ वेरी गुड। इसने देखो टचिंग बराबर, ये मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढने में आपको बहुत मुश्किल हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि दो ऑप्शंस बिल्कुल सेम लग रहे हैं। डायफ्राम जो है वो बैरियर कौन सा, अगर आपको मल्टीलोड नहीं याद है, डायफ्राम तो पता ही है ये बैरियर है, C1 ढूंढो, बिल्कुल C1। और सहेली क्या है, वो तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो मालाडी की जगह पर आया था, ओके, और ये नॉन स्टीरॉइडल है, तो ये तो बराबर इसमें ए आता है, राइट। नाउ आगे बढ़ेंगे, कितने क्वेश्चंस रह गए, अभी हैं थोड़े से, ओके। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ऐसा ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन का नहीं बना हुआ है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है, ओबीएसली राइबोसोम में। क्वेश्चन ही क्या है ये? फ्लाइटलेस बर्ड, स्ट्रूथियो भी फ्लाइटलेस होता है, और भी बहुत सारे जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, ओके। और उसके बाद जो फ्लाइटलेस बर्ड है, ओके, जिनके पास 4 लिम्ब्स जो है मॉडिफाई होते हैं, पैडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर स्विमिंग, इनको स्विमिंग करना पड़ता है, पैडल लाइक स्ट्रक्चर्स, कौन है? पेंगुइन, ओके। पेंगुइन का साइंटिफिक नेम क्या है? एप्टिनोडाइट्स, ओके, यानी एप्टिनोडाइट्स। इसमें क्लियर क्वेश्चन है, इसमें कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। स्ट्रूथियो तो है जिसको बोलते हैं फ्लाइटलेस, मगर उसमें ये पेडल्स नहीं होते, उनको स्विम नहीं करना पड़ता है। नाउ उसके बाद अगर हम देखेंगे, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स गोल्गी, सही है। ER सही है। माइटोकॉन्ड्रिया गलत है, बिल्कुल फंस गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, शाकी किसी को नहीं है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सर्कुलर डीएनए, किसको शक है? नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन, सही है, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रियन इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ये गलत है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। BCND कहां है? BCND 4, ओके फाइन। हाँ, यहां पर क्या है बेटा? सेट ऑफ फिशेस आपको देखना है, कौन है? ऑस्टिक थाइज, तीनों फिशेस होनी चाहिए ऑस्टिक थाइज, यानी बोनी फिशेस। डेविल फिश इज नॉट ए फिश, मोलस्का है। कटल फिश इज नॉट ए फिश, दफा करो ना, निकालो, इसको क्या करना है। उसके बाद स्टार फिश इज नॉट ए फिश, ये एकाइनोडर्मेट है, निकालो बाहर। फ्लाइंग फिश, एंजल फिश, फाइटिंग फिश। मान लो आप कंफ्यूज हो गए, चौथा पढ़ो। सॉ फिश कंफ्यूज हो, फाइटिंग फिश कंफ्यूज हो। डॉग फिश तो आपको पता है स्कॉल्डॉन है, स्कॉल्डॉन इज अ पर्टिकुलर कार्टिलेजिनस फिश। अब बचा कौन? 3 बचा, सही है।
ग्रॉस होपर में सेक्स डोमिनेशन क्या होता है? ग्रॉस होपर में सेक्स डोमिनेशन होता है XXX0 टाइप, यानी उसमें जो फीमेल होती है उसमें 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि उसमें होते हैं, देखो होता क्या है, मैं ये ऐसे बताऊंगा, थोड़ा रुकते हैं। जो फीमेल होती है इसमें 24 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि इसमें होते हैं 22 क्रोमोसोम्स प्लस x एंड x, हो गए 24। एंड मेल के पास होते हैं 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स प्लस एन x एंड नो x। इसका मतलब इसके टोटल क्रोमोसोम्स हो गए 23, एक तो कम है। इसका मतलब मेल हैज 23 क्रोमोसोम्स, फीमेल हैज 24 chromosomes. Population of grasshopper species, okay, the chromosome number of some members is 23 and some other members possess 24. थोड़ा twisted है, ओके कुछ मेंबर्स उसमें 23 क्रोमोसोम वाले हैं, कुछ 24। ये पॉसिबल है ओनली इन द सेक्स डोमिनेशन, और वो हमने देखा है, इट इज द नॉर्मल सेक्स डोमिनेशन ग्रॉसहॉपर। एंड द 23 एंड 24 क्रोमोसोम बियरिंग मेंबर्स इन द स्पीशीज आर, 23 वाले कौन है? मेल्स हैं। 24 वाले कौन है? फीमेल्स हैं। तो चौथा आइए वापस जल्दी जल्दी से निपटा लेंगे। डब्ल्यूबीसी, एक इंसान का सीबीसी किया गया, उसके जो डब्ल्यूबीसी थे 8000 थे पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको बोलना है उसके इयोसिनोफिल्स कितने हैं, इयोसिनोफिल्स कितने हैं, और उसके लिम्फोसाइट्स कितने हैं। इयोसिनोफिल्स होते हैं 2 to 3%, 2 to 3%। लिम्फोसाइट्स होते हैं लगभग 20 to 25%। तो अगर 8000 का 20 to 25,000 करेंगे या 20 to 25% करेंगे, वो लगभग होंगे 2000 के आसपास, 1600 2000 के आसपास। और अगर 2 to 3% निकालेंगे हम इसका 8000 का, तो वो 160 to 240 आएगा। तो पहला ऑप्शन सही है। बैसिलस thuringiensis के टॉक्सिन प्रोटीन्स जो हमने आइसोलेट किए थे कौन कौन से थे? इट वॉज Cry1A, ओके, यानी जिनको हमने यूज किया था, विच कंट्रोल द कॉटन बॉलवर्म्स एंड कॉर्न बोरर्स, दो अलग के लिए। एक के लिए हमने यूज किया था Cry1AC एंड दूसरे के लिए Cry1AB, राइट, ओके। क्राई प्रोटीन इनको कलेक्टिवली बोलते थे, ओके। नाउ निकोटीन क्या है? निकोटीन क्या करता है? शाबाश, आपको हीरोइन के बारे में तो पता होगा। हीरोइन क्या है? हीरोइन एक पर्टिकुलरली डिप्रेसेंट है, स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शन, तो C4 आएगा मिसाल के तौर पे। कोकेन क्या है? कोकेन जो है वो स्टिमुलेंट है, वो एड्रेनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा, ओके, ब्लड सर्कुलेशन में जाने के लिए, ओके सॉरी, हाँ यस, ओके। डी का आ जाएगा 2, और उसके बाद अगर C4D2 है, C4D2, ओके, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। निकोटीन है, मॉर्फिन है, हीरोइन है, कोकेन है। मॉर्फिन क्या करता है? मॉर्फिन एक सेडेटिव एंड पेन किलर है, ठीक है ना। इसका मतलब आपको मिल गया B3, क्या मिल गया? B3। B3 कहां कहां है? B3 सेकंड में है, थर्ड में है। ऐसे किया करो, पहले एक दो को निकालो, उसके बाद बाकी निकल आएंगे। कोकेन क्या है? कोकेन जो है इट कॉजेज द यूफोरिया, सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। तो कोकेन जो है वो स्टिमुलेंट है, वो यही करेगा, तो D1 है, ओके। तो D1 किस में है? वो इसमें है, ऑब्वियसली सेकंड इज द आंसर। और हीरोइन और बाकी तो आपको मिल ही जाएंगे, राइट, ओके। नाउ यहां पे क्या है? एक क्वेश्चन है टेटनी, आर्थराइटिस। देखो अगर आपको कुछ नहीं पता, आर्थराइटिस तो पता है। आर्थराइटिस किन की बीमारी होती है? वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। एक तो जो जिसको बोलते हैं कैल्शियम के ज्यादा डिपोजिशन की वजह से होता है, दूसरा जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। खैर, तो इसका मतलब B1 आएगा। कॉलम वाले बहुत इजी होते हैं, ओके, ये लगते हैं थोड़े मुश्किल लेकिन होते इजी हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सो C का 2 आएगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को डिस्टर्ब कर लेता है, ओके। B1C2 कहां है? B1C2 कहीं है? B1 नहीं, तो इसका मतलब A ही आएगा। और उसके बाद मसल डिस्ट्रॉफी तो है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, D4। यहां देखो D4 है, तो C2 तो खुद ही आ जाएगा, राइट, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नंबर नेक्स्ट, in which animal do the haploid cells divide mitotically to produce gametes? अभी थोड़ी देर पहले मैं दो बार क्वेश्चन आए हैं, मैंने अभी आपको कहा था थोड़ी देर पहले। यानी इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा एनिमल है जो गैमीट्स बनाने के लिए भी माइटोसिस करेगा, मियोसिस नहीं। वो मैंने कहा था, अगर फॉर एग्जांपल हनी बी, मेल हनी बी कर लेगी
मियोसिस ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, तो 1/2n आ जाएगा क्रोमोसोम नंबर इन द स्पर्म, वो एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब मेल हनी बी किधर है, मेल हनी बी। ओके, नाउ ह्यूमंस में जो रेस्पिरेशन है उसका आपको सीक्वेंस बताना है, पहले क्या होता है। पहले आप इनहेल करोगे ऑब्वियसली, सो इसका मतलब पहले होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इनटू द एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रेज्ड आउट। सो पहला स्टेप तो यही है। उसके बाद क्या होगा, एल्वियोलर में एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, तो बी तो 2 आएगा, राइट। यानी पहले सी फिर बी आएगा, ओके। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डिफ्यूजन, उसके बाद करोगे आप डिफ्यूजन तो हो गया, देन आप करोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस थ्रू द ब्लड, सो फिर सी आएगा। जरा देखो सीबीई कहां है, सीबीई। उसके बाद क्या करोगे आप, ट्रांसपोर्ट करने के बाद डिफ्यूज करोगे बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज, तो ये उसके बाद ए आएगा, एंड लास्ट में आप करोगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब चौथा ऑप्शन करेक्ट। अरेंज द लेयर्स ऑफ द, देखो अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा ना रिप्रोडक्शन में, उसने सिर्फ पढ़ा है फॉर एग्जांपल द पर्टिकुलर लेयर्स ऑफ द ओवम, अगर कुछ नहीं पढ़ते, ये तो पढ़ते ही हो, तो इसका मतलब पहले सबसे अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑफ द पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल एज एग, उसके बाद उसके बाहर पेरिवाइटलाइन स्पेस होती है, उसके बाहर ज़ोना पेलुसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा। तो सबसे बाहर कौन है, कोरोना रेडिएटा, सी। ओके, उसके बाद उसके अंदर से कौन होता है, कोरोना रेडिएटा के अंदर से ज़ोना पेलुसिडा होता है, ए। उसके बाद पेरिवाइटलाइन स्पेस होता है, बी। उसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, दैट इज सीएबीडी। कहां है सीएबीडी, सीएबीडी ये है सेकंड, राइट। ओके, नाउ यहां द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, वो जो है ऑब्टेन किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल से। ये किसको ट्रीट करता है, ये एम्फीसीमा को ट्रीटमेंट करता है, पल्मोनरी डिजीज है। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखो उनमें क्या क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड तो होता ही होता है मेल में, वो तो कोई शक ही नहीं। तो कॉपुलेटरी पैड आप देखोगे, वो तो पहले ही आप बताओगे कि ये है। लेकिन मेल क्रॉकिंग साउंड बनाता है, तो ऑब्वियसली उसके पास क्या है, वोकल कॉर्ड्स हैं, बी एंड डी इज करेक्ट। क्योंकि देखो बल्जिंग आइज तो दोनों में होती हैं, वेबर्ड डिजिट्स तो दोनों में होती हैं, ऑलिव ग्रीन कलर स्किन, ये कलर का डिफरेंस तो मेल फीमेल में होता नहीं है, तो बी एंड डी, इसका मतलब बी एंड डी करेक्ट है, बी एंड डी करेक्ट है। ओके, इसने करेक्ट किया है ये क्वेश्चन भी, इस शख्स ने। फ्रॉग की एनाटॉमी देखें, फ्रॉग की एनाटॉमी में क्या देखेंगे, हिपैटिक, यानी आपको करेक्ट सीक्वेंस, ये करेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या है फ्रॉग की इसमें एनाटॉमी में। हिपैटिक पोर्टल वेन इज द स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड इंटेस्टाइन, ये तो होता है सही। देयर आर 12 पेयर्स, अब नहीं 10 पेयर्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स तो 10 पेयर्स ही होते हैं इसमें। यूट्रस या यूरेटर्स एंड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोका ऑफ द फीमेल, हाँ मेल में ये यूरिनोजेनिटल होता है कॉमन, लेकिन फीमेल भी अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। हाइंड ब्रेन कॉन्सिस्ट सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्टिक लोब, नहीं ये तो नहीं होता इसमें। साइनस वेनोसस ज्वाइन्स द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ओके, साइनस वेनोसस ज्वाइन, ये सही है। इसका मतलब ए सी एंड ई, ए सी एंड ई ये करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ओके, ये इसके बारे में क्वेश्चन है। यही एक बार ये विवादित हो भी गया था, किसी टीचर ने पढ़ाया था, तो उसके बाद इसमें बहुत विवाद हो गया था। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इनकरेक्ट बताना है क्या है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस इज अ कंडीशन obtained या ऑब्जर्व्ड हैविंग द फीटस विद RH नेगेटिव, फीटस में नेगेटिव, मदर में पॉजिटिव, गलत है, राइट। RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन द RBC इन द मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ये तो सही है क्योंकि उन्हीं का RH पॉजिटिव बोलता है जिनके RBC सरफेस पे RH प्रोटीन होता है। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड, ये तो सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। RH incompatibility is observed when a pregnant mother is RH negative, fetus is RH positive, ये भी सही है। Erythroblastosis fetalis can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the second child. Second child तक वेट नहीं कर सकते, second pregnancy के दौरान करेंगे, तो ये गलत है। B, C and D is correct only. Okay, choose the, ये incorrect, हाँ yes incorrect ढूंढना था, तो incorrect कौन कौन था, A and E only. Okay, very good. यही चीज है ना, आप ओवरसाइड करते हो कौन सा सही था, आपने उसी को टिक लगा लिया, लेकिन ढूंढना था गलत। Which of the following statements are correct with reference to the human endoskeleton? Endoskeleton of the human तो आपने पढ़ा होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। देखो ह्यूमन स्केल इज मोनोकोंडाइलिक, गलत है, ये डाइकोंडाइलिक होता है, करेक्ट ढूंढना है ना। ज्वाइंट बिटवीन टू एडजॉइनिंग वर्टेब्री इज अ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये सही है, गलत नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्री इज 7, बिल्कुल सारे मैमल्स में है। ऑल द रिब्स एक्सेप्ट द 2 पेयर्स आर बाइसेफेलिक, नहीं सब बाइसेफेलिक होते हैं,
बाइसेफेलिक सोन दोनों होते हैं, सभी की सभी होती हैं। ओके, ऑल द रिब्स एक्सेप्ट जिसको बोलते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऑसिपिटल बोन ऑफ द स्कल इज आर्टिकुलेटेड विद द एटलस ऑफ द वर्टेब्री, ये सही है। बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई, बी सी एंड बी सी एंड ई होंगे। ओके, अब यहां पे देखो आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिया हुआ है। जरा मुझे बताओ, पहले कोलेसिस्टोकाइनिन सीसी के कहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई? नहीं। प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी? नहीं। स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम? नहीं। सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स? यस। इसका मतलब ये है C4। तो अगर मैं C4 कर लूंगा, जरा देखो इसमें C4 क्या है, पहले उसी को ढूंढो ना जो आपको पता है। C4 यहां है, C4 यहां है, अब तो टाई है। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन मुझे पता है, रास में भी पढ़ा है, बाकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा है, नॉर्मल एक्सक्रीटरी सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स में। इसका मतलब स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, तो B3 आएगा। B3 किसमें? इसमें है, ऑब्वियसली सेकंड पार्ट इज द सही। ओके, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन द मेमरी ग्लैंड, सो दैट वहां पर मिल्क प्रोडक्शन बन सके। सो D1, इसमें D1 भी है बिल्कुल। एंड फाइनली A जो है वो 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ना, बस हो गया। एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। ओके, अरेंज द स्टेट्स इन द प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में आपको स्टेट्स ऑफ द प्लाज्मोडियम बताने हैं। सबसे पहले जो मॉस्किटो आ जाता है तो आपको गिफ्ट में क्या देता है? स्पोरोजॉइट्स। ओके, फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट्स स्पोरोजॉइट्स इन द आई कैन से ह्यूमन ड्यूरिंग द बाइट। तो पहला आएगा ई, पहला ई आएगा। उसके बाद क्या होगा? स्पोरोजॉइट्स रीच द लिवर थ्रू द ब्लड। ओके, ब्लड में जाएगा और लिवर में जाएगा। ओके, ये सही है। ओके, इसका मतलब ईडी। ओके, ईडी से बहुत लोग डरते हैं आजकल। ओके, सो उसके बाद क्या होगा? स्पोरोजॉइट्स की हो जाएगी स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी का मतलब होता है वो हो जाएगी जिसको बोलेंगे मल्टीपल जो फिजन। मल्टीपल फिजन जब हो जाएगी तो इसका मतलब पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल्स, ऑब्वियसली। उसके बाद बी आएगा। ओके, और उसके बाद जब वहां से वो बर्स्ट होके निकलेंगे तो उसके बाद आरबीसी में जाएंगे, तो ए आएगा EDBA। ओके, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम इन द प्लेट, हाँ ये एनिमल किंगडम से बहुत मजेदार, एनिमल किंगडम इज माय फेवरेट। आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन द प्लेटिहेल्मिन्थ्स इज इनकम्प्लीट, ये सही है। बाइलेटरल सिमेट्री इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एडल्ट एकाइनोडर्मेट, नहीं, रेडियल सिमेट्री होता है। Pseudocoelom is possessed by SK Hellman, सही है। Notochord is persistent throughout the life in the class chondrichthyes, नहीं, persistent नहीं है, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाता है into the cranium and the vertebral column, ठीक है, तो गलत है ये। Members of the class Reptilia maintain the constant body temperature, वो तो cold blooded है। तो A and C only is correct, क्योंकि यहां पर जो रेप्टाइल्स हैं वो तो वार्म ब्लडेड नहीं है, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर आता है प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन से और जाना है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तो होना कहां चाहिए था उसका? ये फॉर एग्जांपल उनके रिसेप्टर्स का होने चाहिए पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो दिस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द साइनेप्स आर प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट? ओके, नाउ उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा पहले। Okay, motor neuron carries a signal sent by central nervous system to the sarcolemma of the muscle fiber. Motor neuron carries a signal sent by the central nervous system to the sarcolemma. Okay, सही है। Neural signal, अगर मैं यही सही पढ़ पा रहा हूं, the neural signal generates an action potential which causes the release of calcium into the sarcoplasm. सही है। इंक्रीज इन द कैल्शियम, इनएक्टिवेट्स नहीं, एक्टिवेट करता है। एक्टिन बाइंड्स टू द मायोसिन हेड्स टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज, सही है। शॉर्टनिंग ऑफ द sarcomere टेक्स प्लेस बाय पुलिंग एक्टिन फिलामेंट्स, हाँ बिल्कुल सही है। सो A, B, D and E सही है, A, B, D and E सही है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब है जहां पर आप जो फॉर एग्जाम्पल होमोलॉगस ऑर्गन्स देखोगे, एंड एनालॉगस का मतलब होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आईज ऑफ द ऑक्टोपस एंड मैमल्स एक ऑप्शन है। फोर लिम्स ऑफ द वेल्स एंड बैट्स, फोर लिम्ब ऑफ वेल एंड फोर लिम्ब ऑफ बैट, ओके, दोनों का स्ट्रक्चरल डिजाइन सेम है, होमोलॉगस ऑर्गन है। विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड बर्ड, ओके, फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ओके, इसमें
आईज ऑफ द ऑक्टोपस एंड द मैमल्स, ये जो है फॉर एग्जांपल ये आपके पास नहीं है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus किस किस के बीच में होता है? Juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by the cellular modification in dash related to the same nephron. ओके यानी नेफ्रॉन के दो पार्ट्स के बीच में ये बनता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड इफरेंट रेनल आर्टेरियोल नहीं है ये। फॉर एग्जांपल दिस इज अ पर्टिकुलर बोमेंस कैप्सूल, दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन दिस इज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये होता है एफरेंट आर्टेरियोल और इसके बीच का। ओके प्रॉक्सिमल नहीं, प्रॉक्सिमल की बात ही नहीं, प्रॉक्सिमल को छोड़ दो, प्रॉक्सिमल को पहले ही क्रॉस करो। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टेरियोल। हाँ यहां कौन सा रिएक्शन हुआ? फॉलोइंग रिएक्शन डिपिक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर क्लास ऑफ द एंजाइम। देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर CX एंड CY ये आपस में C एंड C आपस में बॉन्डेड है, CX एंड CY आपस में बॉन्डेड है। इसका मतलब ये जो है ये प्रॉपर एक मॉलिक्यूल था और फिर एंजाइम ने जब काम किया तो ये बॉन्ड्स टूट गए, ये बॉन्ड्स टूट गए और C पे डबल बॉन्ड आ गया, ये हो गया। मगर इसमें वाटर मॉलिक्यूल का ऐड नहीं किया गया, बाकी चीज नहीं की गई, तो इसका मतलब ये लाइएस है, लिसिस करता है, ये हाइड्रोलेस नहीं है। ओके हाइड्रोलेस तो वैसे ऑप्शन भी नहीं है, लाइगेस नहीं है, आइसोमेरेस नहीं है, ट्रांसफेरेस नहीं है। ओके ट्रांसफेर ये बहुत इजी है। आइसोमेरेस का मतलब आइसोमर बन गया, किधर बन गया? ट्रांसफेरेस नहीं है क्योंकि इसने यहां से उठा के इसको कोई चीज नहीं दी है, राइट। यानी यहां से उठा के अगर फंक्शनल ग्रुप यहां गया होता या ट्रांसफर हो गया होगा था यहां से यहां, तो मैं बोलता ट्रांसफेरेस है, तो ये सीधा सीधा लाइएस है, लिसिस हो जाती है। नाउ अगर देखा जाए यहां पर कॉलम में मोलस्का जो है, मोलस्का में क्या होता है? pulmonary respiration only, branchial respiration only, okay, and cellular respiration, okay। amoeba में होती है cellular respiration, okay। adult amphibians में क्या होती है? pulmonary respiration and cutaneous respiration। इसका मतलब मुझे मिल गया D3 and सॉरी मुझे मिल गया C4 एंड मिल गया D3, C4D3। जरा यहां देखो C4D3 कहां है? C4D3, C4D3 दो हैं, बहुत जबरदस्त। और अब देखो रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में क्या होता है? रेप्टाइल्स में होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन ओनली, B1। किधर है B1? तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके और उसके बाद जो रह गया मोलस्का, मोलस्का जो है वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन दिखाता है, रेस्पिरेशन में गिल्स, राइट। ओके वो तो पता ही है। ओके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन द स्विस चीज? ओके हाँ ये जो फॉर एग्जाम्पल स्विस चीज है उसमें वो जो लार्ज बबल्स बनते हैं, होल्स बनते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं? प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ओके नाउ हाँ यहां पर इवोल्यूशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है जिसको आप छोड़ते, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट छोड़ते हैं, कोई इसको पढ़ता नहीं है, इसको सब छोड़ते हैं ऑलमोस्ट। देखो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन है आपने वो इवोल्यूशन का ट्री देखा है कि किस एज में किस एरा में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले कौन कब आया उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था। अगर आपको कुछ नहीं पता होगा ये तो पता होगा 65 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था। ओके उसमें क्या हुआ था कि डायनासोर जो थे वो डिसअपियर हो गए थे वर्ल्ड में, राइट। उसके बाद अगर हमने देखा जो फिशेज हैं किधर गया? जॉलेस फिशेज प्रोबेबली इवॉल्व्ड ये 350 मिलियन ईयर एगो, राइट। ओके एंड इसका मतलब मेरे पास बन गया C1 और मेरे पास बन गया A2C1 एंड B4। B कहां है? ओके अबाउट 500 बिलियन ईयर्स एगो यहां पर जो है इनवर्टेब्रेट्स वेर फॉर्मड एंड बिकेम एक्टिव। ओके सो चलो ये हो गया ये क्वेश्चन, राइट। इसका मतलब आप डायरेक्टली देखना चाहेंगे, अगर आप एनसीईआरटी भी देखेंगे ना, देखो एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, ये 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी कंक्लूड करने की। एनसीईआरटी और वो भी 12th वाली, और उसमें से हम ढूंढेंगे इवोल्यूशन। ओके देखो क्वेश्चन कहां से आया है।
देखो आपको एक बराबर एक टेबल दिखाया गया है जहां पर आपको दिखाया गया है कि कौन कब हुआ, कौन सी चीज कब हुई, राइट। HMS बीगल की कहानी, ओके, ये है वो, ओके, ये है डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में कॉन्सेप्ट। ओके, ये आपने पढ़ा होगा पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो तो हमें पता ही है। ओके, एंड एडेप्टिव रेडिएशन भी आपने पढ़ा है। ओके 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 ओके, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हाँ देखो, बाय द टाइम 500 मिलियन ईयर्स एगो इनवर्टेब्रेट्स वेर फॉर्मड एंड एक्टिव। जॉलेस फिशेस के बारे में 350 मिलियन ईयर एगो, राइट, एंड सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स 320। डायरेक्टली ये पेज 122 जो आपके एनसीईआरटी का है उससे डायरेक्टली निकाला गया है। तो इसका मतलब आपको अब ये पता चल गया कि ये जो है ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से आया था। ओके, आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया था। ओके, किधर गया, ये है। ओके, इसका मतलब 350 मिलियन ईयर एगो जो है जॉलेस फिशेस वगैरह, एंड 500 मिलियन ईयर एगो आपके इन्वर्टेब्रेट्स। ओके, इसका मतलब इट वाज द राइट आंसर। ठीक है, सो इसका मतलब ये नीट का जो पेपर था ये ज़्यादा मुश्किल था नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर हमारी प्रिपरेशन थोड़ी सी होती है गड़बड़, या ये होता है कि हम क्वेश्चन को बहुत लंबा चौड़ा देख के पढ़ते ही नहीं। हम सोचते हैं कि बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है शायद मुश्किल होगा। हर लंबा क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है बेटा, उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो मुश्किल हो। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। आपने जिसने भी अच्छा किया या जिसने बुरा किया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर आपने अच्छा नहीं किया और अगर आपने अच्छा किया तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, अगले वीडियोस तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।